अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट आजकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आज का दिन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज़ यूजुअल सबसे पहले इकबाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और रमूज़ बेखुदी से ये इंतख़ाब है और इकबाल फरमाते हैं कि खौफ़ हक़ उन्वान ईमान अस्त बस, खौफ़ हक़ उन्वान ईमान अस्त बस, खौफ़ गैर अज़ शिर्क पिन्हा अस्त बस। कि अल्लाह ताला से जो लोग डरते हैं, वो बेसिकली जो वो खौफ होता है या उसके साथ एक जो ताल्लुक होता है, वही ईमान की दलील है और बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और गैर अल्लाह का जो खौफ है, अगर किसी ने अल्लाह के अलावा किसी का खौफ छुपाया हुआ है, तो वो शिर्क है और बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर ये बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि जिसको अल्लाह का खौफ है, बस वो उसका ईमान पक्का है। और उसके अलावा अगर किसी और की वजह से वो डरता है या उससे कुछ माँगता है, तो वो शिर्क है और इसके अलावा शिर्क की कोई डेफ़िनिशन नहीं है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और से माँगें, किसी और से मदद के तलबगार हों, किसी और का इंतज़ार करें कि वो मेरी आपकी मदद करेगा या बाकी किसी और की मदद करेगा। तो ये हस्बे हाल भी है क्योंकि इस वक़्त जो सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान इस वक़्त फँसा हुआ है, उस वक़्त जो हमने देखा था पहले जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, तो एक खौफ की और मायूसी की फ़िज़ा दोनों जो है उन्होंने ग्रिप किया हुआ है उस वक़्त से लेकर आज तक और अभी भी जिससे भी बात होती है वो यही कहता है। तो इसमें हमें सबसे पहले ज़रूरी बात है कि हमें अपने ईमान को ताज़ा रखते हुए और उसकी हिफ़ाज़त करते हुए सिर्फ़ अल्लाह से माँगना है। अल्लाह ही करने वाला है और वही कादिर मुतलक है और वही मुसब्बिबुल असबाब है। तो इसलिए उसी से माँगें, उसी से सब कुछ जो है वो उम्मीदें लगाएँ और यही तौहीद है और यही अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक की बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है वही है। अच्छा जी, अब जो चीज़ें चल रही हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक तो ये है कि आज आपने स्टेटमेंट देखी होगी वज़ीर दाखिला जनाब सरफ़राज़ बुगटी साहब की और उन्होंने ये कहा है कि जनाब मुख़्तलिफ़ लोग जो शामिल हैं स्मगलिंग में और आपको पता है कि क्वेटा और इसके जो साथ-साथ जो इलाके हैं बाकी बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं और इधर हमारे यहाँ केपी वग़ैरह में भी, तो यहाँ पे से स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही शदीद किस्म की स्मगलिंग होती है और ये मैं देख रहा था, मैं बल्कि कोशिश करता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ स्क्रीन थोड़ी-सी और आपको दिखाऊँ कि ये जो डॉन है, डॉन की मैं आपको ये दिखाता हूँ। डॉन कह रहा है कि इंटीरियर मिनिस्टर सेज़ सिक्योरिटी पर्सनल इन्वॉल्व्ड इन क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग टू फेस कोर्ट मार्शल। अब ये बेसिकली कह रहे हैं कि जी इनकी मीटिंग हुई है आर्मी चीफ साहब के साथ और बाकी लोगों के साथ भी वहाँ पे वो मौजूद थे, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो लोग भी वहाँ पे फ़ौज के इन्वॉल्व्ड होंगे और हैं उसमें स्मगलिंग में, उनके उनके सज़ाएँ मिलेंगी उनको और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की बात की गई है। अच्छा, अब ये इस मतलब ये है कि आज से तो नहीं हो रहा, ये तो काफ़ी देर से हो रहा है और हमारे जो भुगटी साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को स्ट्रिक्टली कह दिया कि स्मगलिंग और शुगर की जो स्मगलिंग है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है, यूरिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और दूसरे जो आइटम्स हैं डेली यूज़ के, इनके खिलाफ एक ज़बरदस्त स्ट्रिक्ट किस्म का जो क्रैकडाउन है वो किया जाए। अच्छा, अब ये सूरत-ए-हाल तो ये है कि इसमें कोई नई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन अचानक चूँकि साथ-साथ हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने वहाँ से अफ़गानिस्तान के से जो लोग आए हुए हैं, उनको भी निकालने की बात की है। बाकी जो सो कॉल्ड ये कह रहे हैं कि जी गैर मुल्की वहाँ पे रह रहे हैं, गैर मुल्की वही हैं, तो उनको निकालने की बात हो रही है। साथ-साथ अब ये क्रैकडाउन की भी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो हर बंदे को पता है कि स्मगलिंग होती है और स्मगलिंग जैसे इन्होंने खुद आज कन्फेशन किया है कि ऊँटों पे नहीं होती, ट्रकों पे होती है। तो इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि बाकायदा एक ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से होती है। बाकायदा उसको पैट्रनेज हासिल है और पैट्रनेज किसका हासिल है और ये बॉर्डर को कौन कंट्रोल करता है, ये आप सबको पता है। तो इसमें जो भुगटी साहब हैं, उनको ये बात आज नहीं करनी चाहिए थी, उनको ये करना चाहिए था जी कि हमने कोर्ट मार्शल किया है इतने लोगों का। ये हमें जो खबर है उसका इंतज़ार था। हमें ये तो खबर मिलती रहती है कि वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और उसकी बड़ी तस्वीर भी आपको पता है, हज़ारों की तादाद में गाड़ियों वाले आपने तस्वीर देखी हुई हैं, जिसमें वो जा रही हैं, ईरान के साथ जा रही हैं, अफ़गानिस्तान जा रही हैं। हर तरफ से स्मगलिंग हो रही है। पाकिस्तान में
जो बेड़ा गर्क ट्रांज़िट ट्रेड के नाम पे पाकिस्तान का हो रहा है, वो किसी और तरीके से नहीं हो रहा। उसमें हर आइटम की स्मगलिंग हो रही है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया डॉलर्स की भी हो रही है। तो ये जो बात है कि जी उनका कोर्ट मार्शल होगा, ये होगा नहीं, हमें आप बताएँ कि आपने इतने कोर्ट मार्शल्स कर दिए हैं और ये जो बात है कि जी फ़ौज अपने अंदर एक एहतसाब का निज़ाम रखती है और वो पब्लिक नहीं करती, ये गलत बात है। ये हमें अवाम का हक है कि उनको बताया जाए कि जी जिस इदारे के लिए वो अपनी जान-मान और सारा मतलब माल और मता हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं, उसको कैसे डील किया जा रहा है, कैसे उसको टैकल किया जा रहा है और उसमें क्या एहतसाब का निज़ाम है, ये अवाम का हक है कि उनको बताया जाए। तो इसलिए जनाब भुगटी साहब से गुज़ारिश है कि हमें ये बताएँ कि इसमें क्या सूरत-ए-हाल है, क्या ख़बरें हैं, क्या अभी तक कितने लोगों का कोर्ट मार्शल हुआ है? और वाओडा साहब की जो स्टेटमेंट मैंने सुनी है कि जिसमें उन्होंने इशारा किया कि जी कोर्ट मार्शल जो है वो क्वेटा तक पहुँचेगा और इसी चीज़ को उन्होंने रिपीट किया और इशारा वो शायद ये दे रहे हैं कि वहाँ पे जो कोर कमांडर साहब हैं, उनकी पेटनेच इसमें शामिल है मुबैना तौर पर या उसको इससे अख़ज़ किया जा सकता है। तो फिर ये तो बड़ी सीरियस बात है। अगर ये हाईएस्ट लेवल पे है और ज़ाहिर है कि ये छोटे लेवल पे तो बात नहीं होती, हज़ारों की तादाद में अगर ट्रक्स जो हैं वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व्ड हैं, तो इसका मतलब है कि पैरेलल एक सिस्टम बना हुआ है जो कि वो इसको कर रहे हैं। तो इसमें अगर कोर कमांडर साहब शामिल हैं, आसिफ गफूर साहब वहाँ पे होते हैं आजकल सुने, तो फिर तो बहुत ही सीरियस बात है। और अगर सीरियस बात है और इसका मतलब है कि इनको पता है कि उसमें वो शामिल हैं या उनके नीचे लोग शामिल हैं, तो फिर अभी तक किया क्या गया है? मेरा क्वेश्चन सिर्फ़ ये है कि हमें ये ना बताएँ कि जी उन्होंने कह दिया कि हम कोर्ट मार्शल करेंगे। हमें ये बताएँ कि इतने लोगों का कोर्ट मार्शल हो चुका है और इतने लोग जो हैं वो पाइपलाइन में हैं और इतने लोगों को सज़ाएँ जो हैं वो मिलने वाली हैं। तो ये जो सूरत-ए-हाल है और साथ-साथ हमें ये भी बता देते सरफराज बुगटी साहब कि कितने लोगों को गैर कानूनी तौर पर बंद रखा हुआ है आपकी हुकूमत ने। आप वज़ीर दाखिला हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि वो इसके बारे में भी आप हमें बताएँ। जो ख़वातीन अंदर हैं, जो पॉलिटिकल प्रिज़नर्स अंदर हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब। वो किस चक्कर में वहाँ पे बंद हैं और क्यों बंद हैं? कोई उनके ऊपर उनको मिलने की इजाज़त सही तरह नहीं मिल रही लोगों को, उनको बाहर लाने की इजाज़त नहीं दे रही, कोर्ट उनको कहता है प्रोड्यूस करें, आप उनको प्रोड्यूस नहीं करने देते हैं। तो इस बारे में भी ज़रा बता देते। ये तो अलग बात है कि इस वक़्त आपके जो माशाल्लाह जो गैर मुल्की आका हैं, वो तो इस वक़्त नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि क्योंकि ह्यूमन राइट्स तो उनकी अपनी सिलेक्टिव मोरालिटी के तहत आते हैं ना कि जब उनको चाहिए होगा, तो ह्यूमन राइट्स के सारे मामलात उठा देंगे। जब उनको सूट नहीं करता, तो फिर उनके सारे जो गुमाश्ते हैं, सारे उनके जो परवुरदा यहाँ पे डॉलर खोर माफिया है, जितने ह्यूमन राइट्स कमीशन्स हैं, जितनी एनजीओज़ हैं, जितने डॉलर खाते हैं, जितने सो कॉल्ड लिबरल माशाल्लाह और जो बड़े पुराने-पुराने बड़े कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट हुआ करते थे, जो आजकल उनके तलवे चाटते हैं और उनके डॉलर खाते हैं, तो वो चुप हैं, वो तो चुप ही रहेंगे। तो कम से कम आप अपना एक पोर्टफोलियो जो आपका वज़ीर दाखिला का है, उसको सामने रखते हुए आप बता देते कि जी इतने लोग हैं, जिनका ये ट्रायल हो रहा है और क्यों हो रहा है और इतनी ख़वातीन जो हैं वो अंदर हैं, वो क्यों अंदर हैं, उनको क्यों नहीं सुना जा रहा। तो ये सूरत-ए-हाल जो थी उसको भी आप क्लियर कर देते। अच्छा दूसरा जो केस है जी, वो आज आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस जो प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो एक चल रहा है सिलसिला और आज भी सुना है कि लाइव टेलीकास्ट होगा। तो उसमें ठीक है, वो जो उसमें काज़ी फ़ायद ईसा साहब ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। मैंने तो उसको वेलकम किया था। हालाँकि ये नॉर्म नहीं है किसी भी जगह पे। इवन अमेरिका में भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स जो हैं उनको लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाता और मैंने मशवरा दिया था इनसे शायद वो कभी सुन लें कि अगर आप इतना ही है तो फिर आप इतना कम से कम ज़रूर कर लें कि आप गवर्नमेंट से कहें कि एक कोर्ट टीवी जो है वो बना लिया जाए और उसमें मुख्तलिफ जो कोर्ट्स हैं उनकी कवरेजेस वगैरह उनको शामिल किया जाए किसी न किसी तरीके से। आप टेलीकास्ट ना भी करें लेकिन उनकी क्योंकि वहाँ पे हमने देखा है कि अमेरिका में वो कैरिकेचर्स वगैरह बना देते हैं, वो कार्टून्स टाइप बना के तो कैरिकेचर्स बना के वो दिखा देते हैं कि जज बैठा हुआ था, उसके साथ दूसरे लोग बैठे हुए थे और मुल्ज़िम था और उसके वकील थे। इस तरह करके वो एक स्केचेस वगैरह बना देते हैं। तो इस तरह की कवरेज हो सकती है, साथ उनके मुख्तलिफ जो दीगर वकला हैं, उनकी बातचीत जो है वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं।
तो बहरहाल ये आज देखेंगे फिर दोबारा, और मेरी गुज़ारिश ये होगी उनसे, तमाम मुअज़्ज़ज़ जज हज़रात जितने भी हैं, कि आज कम से कम हम देखेंगे आपको कि आज आपका कॉन्डक्ट कैसा था। पिछली दफ़ा तो बहुत ही पुअर परफ़ॉर्मेंस थी सबकी, और हमने देखा था कि जिस तरह एक-दूसरे की ये बात नहीं सुनी जा रही थी, जो हमारे मुआशरे का एक बेसिकली हाल है, वो उसी का माइक्रोकॉस्म के तौर पर हमने सुप्रीम कोर्ट में देख लिया था कि किस तरह अदम बर्दाश्त, किसी की बात नहीं सुननी, दरमियान में काटनी है, और गुफ्तगू करते हुए दूसरे को काट देना, दूसरे की बात नहीं सुननी, उसने उसकी काट देनी। तो एक अजीब-सी वो एक मंडी सी बनी हुई थी, कि जो बहुत ही नेगेटिव इमेज जो था वो उसका क्रिएट हुआ था। तो आज मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आज जब लोग बैठेंगे, सब लोग जजेस, तो वो अपने इस कॉन्डक्ट को ज़रा दोबारा खुद भी देखेंगे कि हम किस तरह बिहेव कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो वकला हैं उनके साथ किस तरह बात की जा रही है, और उसमें उम्र का भी कोई थोड़ा-सा तकाज़ा रखेंगे सामने, कि जो बुज़ुर्ग हैं थोड़े से, उनसे किस तरह बात की जानी चाहिए, किस तरह उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। क्योंकि आपसे हम लोग सीखते हैं। आप लोग हमें जो एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे अखलाकियात का, वो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए वो स्टैंडर्ड जो है वो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो इसलिए हम आपसे अच्छे की और बहुत ही अच्छे की तवक्को रखते हैं। बाकी आपने जो करना है आप अपने फ़ैसले करें, हम उसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन जब बात करनी आएगी, वक़्त आएगा, आपके फ़ैसलों के ऊपर जजमेंट आएगी, तो फिर उस पे भी बात कर लेंगे। लेकिन जो अभी प्रोसीजर्स चल रहे हैं, जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसमें जो मेरी गुज़ारिश थी कि उसमें आपको कम से कम ये चीज़ें जो हैं, उनका ख़्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो जो नादरा के हवाले से आई है कि जी वहाँ पे जनरल मुनीर अफ़सर साहब जो हैं, वो उनको अपॉइंट कर दिया गया है, और ये लेफ्टिनेंट जनरल, सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इनको अपॉइंट कर दिया गया है, और इस वक़्त वो ट्रेंड भी कर रहे हैं माशाल्लाह। आप ज़रा ये अंदाज़ा लगाइए कि इस वक़्त वो ट्रेंड भी कर रहे हैं, और ट्रेंड करते-करते वो अब मशहूर हो चुके हैं। और ख़ास तौर पे इसमें आप ये देखें कि किस तरीके से वो मामला जो है वो हो रहे हैं, कि एक सर्विंग ये जो मैं आपको बता दूँ, ये हैं हमारे जनाब, इस वक़्त तो ये मेजर जनरल थे, उनकी उस वक़्त की तस्वीर है, और इसके बाद जो उन्होंने अभी जारी की है वो कोट पैंट में जारी की गई है, और ये इनका नोटिफ़िकेशन है। ये आप ज़रा देख लीजिए कि नोटिफ़िकेशन हो गया, कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल भी दे दी, और साथ-साथ ये भी हम देख रहे हैं कि जनाब उनको फ़ौरन विद इमीडिएट इफ़ेक्ट अपॉइंट कर दिया गया है, और टिल फर्दर ऑर्डर, उसकी कोई लिमिट भी नहीं दी गई कि कब तक वो रहेंगे। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल को उन्होंने नादरा का चेयरमैन लगाने की क्या ज़रूरत थी? नादरा एक सिविलियन इदारा है, उसमें आप एक फ़ौज के बंदे को अगरचे चाहे उसकी जितनी भी अ, एक्सपर्टीज़ हो, जितना भी उसका एक्सपीरियंस हो, सब कुछ हो, तो क्या अपने आप किसी फ़ौज के इदारे पे किसी सिविलियन को, अगर वो कॉम्पिटेंट हो, तो आप उसको हेड करने देंगे उसको आप? यानी आईएसआई को या किसी और इदारे को, जो आपका इदारा है, उसको आप किसी सिविलियन को इजाज़त देते हैं कि आप वो बहुत ही कॉम्पिटेंट हो, चाहे वो नोबेल लॉरिएट हो, तो आप उसको कहेंगे जी आप आ जाएँ, आप इसको हेड करें। तो ये क्यों इस तरह का इमेज दिया जा रहा है? एक तो ये इमेज दिया जा रहा है कि हर तरफ कंट्रोल आपका हो रहा है। हर तरफ जो लोग कह रहे हैं कि एक किस्म की मार्शल लॉ की फ़िज़ा है, इसी से तो ये तक़वियत पकड़ती हैं ये बातें। तो अगर आप ये इमेजेस देते रहेंगे, तो फिर लोग इस तरह की बातें करते रहेंगे कि जी पाकिस्तान में इस वक़्त कोई जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में एक फ़साड है, सामने कुछ है, पीछे कुछ है। तो मेरी गुज़ारिश ये होगी कि आप इस तरह की चीज़ें ना करें। इससे एक और भी इम्प्रेशन आपने ये दिया है कि व्हाई नादरा ओनली? क्योंकि बाकी तो 3-4 इदारे आपके पास हैं ही हैं, बड़े-बड़े इदारे। लेकिन नादरा पे अभी क्या आपको करने की क्या ज़रूरत है? तो हर एक बंदा अब इतना कोई बेवकूफ़ तो नहीं होता, हर एक को समझ आ रही है कि ये आप इलेक्शन की जो कैंपेन होगी, और इलेक्शन डे की जो सारी कार्रवाई होगी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें ज़ाहिर है हमारे जब साबिक चेयरमैन जो थे तारिक मलिक साहब, वो नहीं ऑन बोर्ड हुए थे। तो आपने ये सोचा कि चलें अपना बंदा लगाते हैं, और वो भी मुनीर, 2 अब 2 मुनीर हो जाएँगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये एक नेगेटिव और इल थॉट आउट किस्म का जो प्लान है, वो मुझे लग रहा है, क्योंकि सब लोगों को ये पता है कि ये किस लिए किया जा रहा है। तो इतना भी कुछ थोड़ा-सा जो होता है ना, एक बंदा रख-रखाव की खातिर बंदा कहता है कि नहीं यार ये नहीं करते, लोग क्या कहेंगे? तो अब वो भी मेरा ख़्याल है कि जो थ्रेशोल्ड है वो अब अबूर कर चुके हुए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें हमें थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल मुझे उनसे पर्सनली कोई तकलीफ़ नहीं है। मुनीर अफ़सर साहब बड़े कॉम्पिटेंट ऑफ़िसर होंगे।
सब कुछ होगा, सब हमें उनसे पर्सनली तो कोई मसला नहीं है, ना ही उनकी कोई शक्ल से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मसला ये है कि एक असूल की बात है, तो वो उसमें मेरा ख़्याल है कि इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा जी, एक और चीज़ जो है, वो बड़ी अफ़सोसनाक आज हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो भी मैं उसको कन्फ़र्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ़ पता चला है। मैंने कोशिश किया उसको कन्फ़र्म करने की, लेकिन बड़ी ही अफ़सोसनाक ख़बर है और वो है स्वीडन में आपको याद है कि पिछले दिनों में ये कुरान सोज़ी का वाक़यात हो रहे थे और अभी भी हो रहे हैं वहाँ पे ऑफ एंड ऑन होते रहते हैं। अब ये सिलसिला जो है, ये अमेरिका में भी पहुँच गया। बकौल इस ट्वीट के एक 16 साला जो लड़का है, उसने शिकागो के बड़े एफ्लुएंट किस्म के जो सबर्ब है, यानी बड़े अच्छे इलाके में उस हाई स्कूल के स्टूडेंट ने, जो कि हिंदू है, बकौल मुख्तलिफ लोगों के, उन्होंने इस कुरान सोज़ी का नाउज़ुबिल्लाह जो वाक़या है वो सरज़द हुआ है और उन्होंने इसको वो कह रहे हैं कि ऑल्दो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर पेंडिंग, इनिशियल इंडिकेशंस आर दैट द फैमिली हैज़ लिंक्स टू द लोकल आरएसएस शाखा। अब ये जो आपको पता है कि जो इनके हालात हैं अभी, इंडिया के ऊपर कितना क्रैकडाउन करने की बातें हो रही हैं कि यहाँ पे जो कनाडा में वाक़या हुआ है, लोगों को मरवा देते हैं अपने एजेंट्स के ज़रिए। और इसी तरह आरएसएस की वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। वहाँ पे एचएसएस के नाम से ये काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मंदिरों में इनकी एक्टिविटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है। और उसी का ये शाखसाना है कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक मस्जिद भी बनाने के लिए जो एक एक्टिविटी चल रही थी, उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा शदीद अटैक किया था। So Shakas are local branches of the RSS fascist movement responsible for the ongoing genocide of India's marginalized communities. ये ट्वीट कह रहा है, ये सारा कुतुबुद्दीन साहिबा हैं कोई, जिन्होंने ये ट्वीट किया है। मैंने इसको कोशिश की है कि मैं वहाँ पे अपने जो दोस्त हैं उनसे कंफर्म करूँ, लेकिन चूँकि यहाँ पे रात है, तो इसलिए मेरा राब्ता नहीं हो सका, चूँकि अमेरिका हमसे 2 घंटे आगे है, जो शिकागो शायद हमसे 2 घंटे आगे है यहाँ से। तो अभी मज़ीद मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कल तक इसको कन्फ़र्म कर सकूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या हुआ है। और अगर ये वाक़तन इस तरह का वाक़या हुआ है, तो फिर ये बहुत ही काबिल अफ़सोस है। और अमेरिका में अगर ये अब होना शुरू हो गया है, तो ये अलार्म बेल्स बज जानी चाहिए वहाँ पे भी, कि ये सिर्फ़ वाक़यात कनाडा में या अमेरिका में किसी और जगह पे, ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान में तो होते ही रहते हैं। पाकिस्तान में तो इनकी टारगेट किलिंग्स जो हैं, वो पाकिस्तान में हो ही रही हैं, अभी भी हो रही हैं। इसी तरह अभी इन्होंने कनाडा में की थी। अब अगर वहाँ पे ये सिलसिला शुरू हो गया, तो ये बहुत बढ़ जाएगा और अमेरिका में अगर ये मामला हाथ से निकल गया, तो बहुत ज़्यादा तबाही आ सकती है। अच्छा, एक और चीज़ जो है, वो मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि अफ़गान एम्बेसी जो दिल्ली में है, उसको शट डाउन कर दिया गया है। वो बंद कर दी गई है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे एक तो ये है कि सफ़ारती ताल्लुकात अभी तक उनके बहाल नहीं है और जब तक वो नहीं बहाल होते, उस वक़्त तक वहाँ पे एम्बेसी नहीं थी। लेकिन बहरहाल वहाँ पे काम किसी न किसी तरीके से हो रहा था। जो अशरफ गनी गवर्नमेंट के लोग थे वहाँ पे, वो आपस में लड़ते-लड़ते भी कुछ ना कुछ चले वहाँ पे हो रहे थे। फिर इन्होंने एक बंदा वहाँ पे अपना अपॉइंट किया था, तालिबान की गवर्नमेंट ने भी, लेकिन वो भी आपस में उनका मामलात नहीं हुए। फाइनली उनके रिसोर्सेज़ की वजह से, और फिर उन्होंने ये लिखा है एक लेटर में कि हमारी जो होस्ट गवर्नमेंट है, वो भी हमें हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, लिहाज़ा उन्होंने वो एम्बेसी बंद कर दी है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अफ़गान जो गवर्नमेंट है, उसको चाहिए कि वो इस मामले में कुछ ना कुछ करे। और आखिर में सिर्फ़ ये बताऊँगा कि इसराइल के एक और मिनिस्टर जो हैं, वो जा रहे हैं सऊदी अरब। पहले आपको पता है कि पिछले दिनों में एक मिनिस्टर गए थे, अब दूसरे मिनिस्टर जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं वो जाने की। और वहाँ पे अब एक नया सिलसिला जो है, आपको पता है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से, फिर अमेरिका के साथ सऊदी अरब की बार्गेनिंग चल रही है कि वो एक डिफेंस पैक्ट उनके साथ करें और उनको एक सिक्योरिटी का जो ब्लैंकेट है, वो हमें वो प्रोवाइड कर दिया जाए, कि सिक्योरिटी पैक्ट हो जाए उनके साथ सऊदी अरब का। तो इसके बदले में वो इसराइल को तस्लीम कर लें। और फिर साथ-साथ फ़लस्तीनियों के बारे में टू स्टेट सॉल्यूशंस की भी बात हो रही है और उनकी आज़ादी की भी बात हो रही है कि किसी न किसी तरीके से। और फिर इसमें यरूशलेम का बहुत बड़ा एक फैक्टर है, वो उसमें भी शामिल होगा। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं हसन नसरुल्लाह साहब, उन्होंने ये कह दिया है कि जो जो कंट्रीज़ भी इस बारे में ये सोच रहे हैं, उनको कंडेम किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कोई अच्छी बात नहीं कर रहे हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है जिसको वो अपना रहे हैं और इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। ये हिज़्बुल्लाह आपको पता है कितनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गनाइज़ेशन है, उसके जो सरबराह हैं सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह, उनका ये बयान है कि इन लोगों को कंडेम किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए ख़ेश रहो।
तो दानी हिसाब कम و बेशरम जिस राकसाना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।